कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 47 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 47 में 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो हीट इंजन क्या होता है ये सीखेंगे और उसकी एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद में रिवर्सिबल इंजन किसे कहते हैं, रिवर्सिबल इंजन, और इसी को कार्नेट आइडियल हीट इंजन भी कहते हैं। तो ये हीट इंजन ही है, बस आइडियल हीट इंजन है। तो पूरा नाम कार्नेट, क्योंकि कार्नेट ने सजेस्ट किया था इसलिए कार्नेट्स आइडियल हीट इंजन कह देते हैं, और इसी को रिवर्सिबल इंजन कहते हैं। तो रिवर्सिबल इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होती हैं वो स्लो प्रोसेस होती हैं और रिवर्सिबल हैं। वो दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो फास्ट प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल होती हैं। तो ये कार्नेट आइडियल हीट इंजन है। नेचर में यूजुअली रिवर्सिबल प्रोसेस होती नहीं है, तो बहुत कम प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करना है। तो बेसिकली वो 4 स्टेप्स का एक प्रोसेस है, वो 4 स्टेप्स हमें डिस्कस करने हैं। इसके बाद में आइडियल रेफ्रिजरेटर डिस्कस करना है। तो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का एक अपोजिट प्रोसेस होता है। हीट इंजन जो काम करता है उसका अपोजिट काम रेफ्रिजरेटर करता है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखना था हमें। एक तो हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखते हैं, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के केस में इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक ये है, और फिर 2-3 ये गैस लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, और लॉ ऑफ प्रेशर है। तो ये 2-3 लॉज सीखेंगे, इनसे आप थोड़ा बहुत पहले भी फैमिलियर हैं अर्लियर क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हीट इंजन के बारे में समझ लेते हैं। हीट इंजन का क्या काम है। हीट इंजन का काम है हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, इसीलिए उसका नाम हीट इंजन है। और वो हीट एनर्जी को कहीं सोर्स से लेकर के उसे वर्क में कन्वर्ट कर देता है। अब लेकिन सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाता, तो इसलिए इसका जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से रखना पड़ता है हमें कि इसको हीट एनर्जी कहीं से सोर्स से लेनी है सबसे पहले तो इसको एक सोर्स के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, और फिर सारी की सारी एनर्जी को ये वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसे बची हुई एनर्जी को कहीं रिजेक्ट भी करना है, कहीं डिस्पोज ऑफ भी करना है। तो एक सिंक के साथ भी इसको कॉन्टैक्ट में रखते हो। तो इसने थोड़ी बहुत तो हीट एनर्जी सोर्स से ली, उसमें पार्शियली जितना भी कर सकता था उसे वर्क में कन्वर्ट किया, और बाकी जितना भी कुछ एनर्जी बची वो सारी की सारी इसने सिंक को रिजेक्ट कर दी। तो इस तरीके से हीट इंजन वर्क करेगा। फिर इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्या किया आपने, 3 पार्ट हो गए अभी हीट इंजन के। एक तो हीट इंजन इटसेल्फ हो गया, एक सोर्स उसका पार्ट हो गया जहाँ से वो हीट एनर्जी ले रहा है, और दूसरा पार्ट हो गया उसका सिंक वो पार्ट हो गया जहाँ पे वो बची हुई हीट एनर्जी को रिजेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इस एक हीट इंजन है, इसने सोर्स से Q1 एनर्जी ली, उसमें से पार्शियली W वर्क में कन्वर्ट की, और बची हुई हीट एनर्जी Q2 को रिजेक्ट कर दिया सिंक को। तो इसने कितना एनर्जी को यूज किया है, Q1 ली थी और Q2 को रिजेक्ट किया है, तो इसने यूज किया है Q1 माइनस Q2 एनर्जी को। तो ये जो Q1 माइनस Q2 एनर्जी है इसी को वर्क में कन्वर्ट किया गया है। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो ये मैंने सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो आपको Q1 Q2 W इनका मतलब समझ में आ गया होगा। Q1 इज द हीट विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोर्स, Q2 इज द हीट विच इट इज अनेबल टू कन्वर्ट इनटू वर्क एंड इज रिजेक्टेड टू सिंक, and Q1 minus Q2 is difference of the two which has been converted into work. तो Q1 is the amount of heat taken from the source, Q2 is the amount of heat rejected to the sink। ठीक है, अब इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हो, इसको ईटा से डिनोट कर रहे हो। ईटा इज डिफाइंड एज W अपॉन Q1। तो W तो आपको समझ में ही आ गया कि ये तो वर्क है जो उसने किया है, और कितना वर्क किया है उसने, Q1 माइनस Q2 के बराबर वर्क किया है, वो उतनी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया है। तो इसको W को Q1 से आप डिवाइड कर रहे हो। इसमें एक कंफ्यूजन का पॉइंट बस ये हो सकता है कि W अपॉन Q1 रखना है कि W अपॉन Q2 रखना है। तो भाई W अपॉन Q1 रखना है। Q1 इज द हीट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोर्स, तो उससे डिवाइड करोगे। जो एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी वो उस हीट एनर्जी के साथ कैलकुलेट होगी जो हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, उसमें से कितने पार्ट को ये वर्क में कन्वर्ट कर पाया, उस रेशो से डिफाइन होगा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ना कि जितना इसने रिजेक्ट की है उससे। क्यों डिफाइन होगा जितना रिजेक्ट किया, जितना इसने लिया
उस लिए में से कितने को इसने वर्क में कन्वर्ट किया, उसी से तो डिफाइन होना चाहिए एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज W/Q1, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो W/Q1 याद रख लोगे। अब इसमें W की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, Q1 माइनस Q2/Q1। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो ईटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस Q2/Q1 ये एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। अदरवाइज Q1 माइनस Q2/Q1 इज ओके, इतना याद रखें, इससे आपके सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ईटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ईटा कभी 1 नहीं हो सकता। 1 कोरेस्पॉन्ड्स टू 100% एफिशिएंसी, और किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इसकी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम ही 50% होती है। तो 100% का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इट कैन नॉट बी 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आते हैं रिवर्सिबल इंजन पे। तो रिवर्सिबल इंजन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। रिवर्सिबल इंजन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो आपने कैरी ऑन किया था, ए पॉइंट से बी पॉइंट में गए थे, वापस अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट में आ सकते हो विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है, पूरी प्रोसेस का। फिर कोई रिवर्सिबल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ए से बी तक चले गए और रास्ते में जो जो चेंजेस आते गए, एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस आते गए, उन चेंजेस को भी आपको कंसीडर करना है। तो वो चेंजेस भी नहीं बचने चाहिए। आपका सिस्टम ए से चला था, ए स्टेट में था इनिशियली, और बी स्टेट में पहुंच गया था। तो सिस्टम को तो आप बी स्टेट से ए स्टेट में ले आए हो, तो सिस्टम के लिए तो आपने ये कह दिया कि नाउ इट इज इन द सेम स्टेट फ्रॉम वेयर इट हैड बीन टेकन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आप छोड़ के आ गए तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको बनानी है तो उसकी डेफिनेशन में ये इंक्लूडेड है कि एनवायरनमेंट में भी चेंजेस कोई ट्रेसेस बचने नहीं चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में आप कोई उसका इफेक्ट छोड़ देते हो तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो हैं जो जिस स्टेट में आप थे इनिशियली और उससे किसी दूसरी स्टेट में चले गए थे, तो वापस आप अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाओ और कोई कहीं पे चेंज कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे एनवायरनमेंट में हो चाहे सिस्टम में हो। तो इस तरह की प्रोसेस अगर आप कोई कैरी ऑन कर सकते हो तो दैट प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्चुअल में तो ऐसी प्रोसेस प्रैक्टिकली तो होती नहीं है, बहुत कम, कोई एक आध प्रोसेस, एक आध एग्जाम्पल है। जो स्लो प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, फास्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं हमेशा। तो लेकिन स्लो प्रोसेस का भी ये मतलब नहीं है कि जो भी कोई स्लो प्रोसेस होगी वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगी। दूध से दही जमता है तो वो तो एक स्लो प्रोसेस है, कई घंटे में प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो लेकिन ये वापस दही को दूध में कन्वर्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल एज फार एज माई नॉलेज। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस तो नहीं है। तो अब ये कार्नेट आइडियल हीट इंजन, इसमें एक 4 स्टेप की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि शुरू में एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और फिर इनके कोरेस्पोंडिंग कंप्रेशन होते हैं। और वो कंप्रेशन, इसको पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, और दो तो स्टार्टिंग में एक्सपेंशन हो गए, इनके इन कोरेस्पोंडिंग 2 कंप्रेशन हो गए जो इसको वापस इसकी इनिशियल स्टेट में लेकर के आ गए, और ये वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां जो इसका इनिशियल पॉइंट था। तो सच ए प्रोसेस कैन बी टेकन एज आइडियल हीट इंजन, और इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जा सकता है क्योंकि आप उसी और ये बड़ी स्लो प्रोसेस है। तो बड़ी स्लो प्रोसेस का मतलब है कि एनवायरनमेंट में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा है पीछे। तो ये कार्नेट आइडियल हीट इंजन कहलाता है। कार्नेट ने डिज़ाइन किया था, डिवाइस किया था, इसलिए कार्नेट के नाम पे है। तो इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं, तो वो 4 स्टेप्स हमको समझने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, देखिए इसको ग्राफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे बनाया, और ग्राफ की हेल्प से आपको भी समझना भी ऐसी होता है, एग्जाम में भी ऐसे बनाना होता है। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं, A B C D आर द पॉइंट्स, तो स्टेट्स। तो सबसे पहला एक तो ये है कि भाई V और P में ग्राफ बनेगा, ये आप जानते ही हैं कि सारे के सारे इंडिकेटर डायग्राम है, P और V में बनते हैं सारे के सारे ग्राफ। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स ही तो हैं इसमें, तो आइसोथर्मल कर्व्स और एडियाबैटिक कर्व्स तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ही तो बनते हैं। तो
आप वॉल्यूम लेते हो एक्स एक्सिस पे, प्रेशर आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो। तो सबसे पहले ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाते हो, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसका टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेम्परेचर इज T1, यानी कि ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट ए वैल्यू T1। तो टेम्परेचर तो T1 बना रहता है और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? ए पॉइंट पे आप देखो वॉल्यूम की वैल्यू कम है, बी पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है और सिस्टम इनिशियली ए स्टेट में है, फाइनली बी स्टेट में पहुंच रहा है, ए स्टेट से बी स्टेट में पहुंच रहा है, कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में पहुंच रहा है। तो कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में चला गया तो एक्सपेंशन हो गया, और आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब बी स्टेट से फिर सी स्टेट में पहुंचता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसके ऊपर मैंने कोई टेम्परेचर मार्क नहीं किया बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है ये पूरी प्रोसेस, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है बी से सी पॉइंट के बीच में। तो ये और है ये एक्सपेंशन ही, क्योंकि वॉल्यूम इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, बी पॉइंट पे वॉल्यूम कम है, सी पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो एक्सपेंशन हो गया। अब सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आते हैं, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर T2 कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है पूरी प्रोसेस में, और कंप्रेशन है क्योंकि सी पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा था और डी पॉइंट पे वॉल्यूम कम हो गया है, तो इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। और फिर डी पॉइंट से ए पॉइंट पे आते हो, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता, और कंप्रेशन है क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनली वॉल्यूम ए पॉइंट पे कम हो जाता है, तो ये कंप्रेशन हो गया। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस है, आप जिस इनिशियल स्टेट से चले थे वापस उसी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाते हो, तो पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस हो गई। और रिवर्सिबल इस सेंस में है कि बहुत स्लो प्रोसेस है और कहीं एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं छूटा पीछे, और सिस्टम जो था वो तो अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच ही रहा है, वो तो हम देख ही पा रहे हैं एक्सप्लिसिटली। तो इसको समझना है बस, इसमें ये 4 प्रोसेसेस हैं, इन 4 प्रोसेसेस को समझ लेना है, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 1 विच इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिलेंडर को सबसे पहले आपने सोर्स के कांटेक्ट में रख दिया, प्रोसेस 1, ड्यूरिंग द प्रोसेस 1, तो सोर्स के कांटेक्ट में रखा था, सोर्स का टेम्परेचर T1 था, तो ये T1 टेम्परेचर पे आ गया सिस्टम, और T1 टेम्परेचर पे आकर के वहां से इसने हीट एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब कर ली, इट टेक्स हीट एनर्जी Q1 फ्रॉम देयर, और एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, तो एक्सपेंशन हो गया तो इसने कुछ ना कुछ वर्क कर लिया, है ना, एंड एक्सपेंड्स एंड डज सम वर्क इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। ये वर्क तो इसने कर लिया, और वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो तो वर्क कैलकुलेट भी कर सकते हो, वो हमें एक ये प्रॉपर्टी पता ही है कि भाई किसी इंडिकेटर डायग्राम में वर्क अगर कैलकुलेट कर रहा हो तो जो पीवी कर्व है और एक्स एक्सिस है उनके बीच का एनक्लोज्ड जितना भी एरिया होता है, इट गिव्स यू वैल्यू ऑफ वर्क। तो ये यहाँ से इस तरीके से आप वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो। Some weights are also removed from the piston to reduce pressure from PA to PB. A पॉइंट पे प्रेशर PA है, B पॉइंट पे प्रेशर PB है। आप देख सकते हैं A पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, B पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कम है, तो PA इज़ ग्रेटर देन PB, PB इज़ लेसर देन PA। तो ये प्रेशर कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, सिलेंडर के ऊपर कुछ वेट्स रखे हुए थे, उनमें से कुछ 2-3 वेट हटा दिए, वेट रिमूव कर दिए, तो वेट रिमूव करने से इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो ये आपने इंटेंशनली किया है सर। सम वेट्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द पिस्टन टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम PA टू PB। अब प्रोसेस 2 में आ जाते हैं। प्रोसेस 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। सिलेंडर इज पुट ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड। इस बार एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसको हीट एनर्जी तो चाहिए भी नहीं और ये रिजेक्ट भी नहीं करना है इसको, तो आपको इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखना पड़ेगा सो दैट the process remains adiabatic. Heat energy exchange does not take place. Heat energy अगर exchange हो गई तो फिर ये adiabatic process ही नहीं रहेगी, तो इसको adiabatic process बनाना है, expansion है adiabatic expansion। तो adiabatic expansion इसको बनाने के लिए आपको इसको एक insulated stand पे रखना पड़ेगा। insulated stand पे रख दिया तो आपने इसको सबसे पहले cylinder is put on an insulated stand. Heat exchange is not allowed. Some weights are also removed from the piston. कुछ वेट इस बार भी रिमूव कर दिया आपने, सो दैट देयरफॉर द गैस एक्सपेंड्स एंड डज सम वर्क इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर तो इस बार चेंज होना ही था, तो टेम्परेचर इसका T1 से T2 पे चेंज हो गया। वर्क भी कर दिया गैस ने क्योंकि एक्सपेंशन तो हुआ ही है, और वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्क कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका है, कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द
तो यहाँ से वर्क कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाएगा C2D आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क आप करोगे सिस्टम के ऊपर क्योंकि कंप्रेशन हो रहा होगा, और फिर इसी तरीके से D से A में जाओगे तो D से A में भी आप वर्क करोगे। तो ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, बस इन 4 स्टेप्स को इसमें समझना था, है ना। इसमें कार्नेट आइडियल हीट इंजन की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इससे हमें मिल जाती है। अब समझ लेते हैं आइडियल रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो रेफ्रिजरेटर का क्या काम है? रेफ्रिजरेटर का काम है टेम्परेचर को कम करते जाना। रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि उसके इंटीरियर में जितना टेम्परेचर है उसको वो फर्दर और कम करते जाएगा और कम करते जाएगा। रूम टेम्परेचर पे रखा है रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, तो रूम टेम्परेचर से उसे अपने अंदर और कम टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे है इनिशियली, तो उसे कम करके 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। दिस इज द वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हो? इसको डिफाइन कर रहे हो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। ये बात तो ये है ही है कि इसने Q1 एनर्जी सोर्स से लिया और Q2 एनर्जी सिंक को दिया और ये बाकी को वर्क में कन्वर्ट किया। तो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। हियर Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ये एक्सप्रेशन 1 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हीट इंजन के केस में होता है, यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक्सप्रेशन 1 तो एज इट इज आपने डिफाइन कर लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करोगे? इसमें चेंज है। वहाँ पे आपने डिफाइन किया था W अपॉन Q1 से, यहाँ पे डिफाइन करोगे Q2 अपॉन W से। तो एक तो वहाँ Q1 लिया था, यहाँ पे तो Q1 नहीं ले रहे हो, उसकी जगह Q2 ले रहे हो, और वहाँ पे W अपॉन Q था और यहाँ पे Q अपॉन W ले रहे हो, तो Q2 अपॉन W। तो दो तरीके का चेंज आ गया। एक तो वहाँ पे सोर्स के से जितना हीट एनर्जी आपने ली है उससे मेजर करते थे, यहाँ पे सिंक को जितना हीट एनर्जी रिजेक्ट की है उससे मेजर कर रहे हो, और वहाँ पे W अपॉन हीट एनर्जी था और यहाँ पे हीट एनर्जी अपॉन W है, तो Q2 अपॉन W ऐसे डिफाइन करोगे और इसमें W की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये इट बिकम्स Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इससे आपको परफॉर्मेंस कोफिशिएंट यू कैन कैलकुलेट इजीली, और इसको टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, वहाँ पे भी लिखा जा सकता है। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था, उसको 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस है वो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, तो इसको Q2 की जगह T2, Q1 की जगह T1 ये लिख सकते हो आप। तो द एक्सप्रेशन बिकम्स T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है। दिस इज कार्नेट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बॉयल्स लॉ की जहाँ तक बात है, बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि आप वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं तभी है ये सिचुएशन। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, और यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाता है मैथमेटिकली, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को तो कांस्टेंट रख लो, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज प्रोपोर्शनल टू T, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। और चार्ल्स लॉ को एक और फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एंड दैट फॉर्म इज Vt इज इक्वल टू V नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। हियर अल्फा इज सम एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड T इज टेम्परेचर। तो ये जो T टेम्परेचर है उसको, ये अल्फा जो है इसकी वैल्यू 1/273 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Vt इक्वल टू V नोट ब्रैकेट में 1 प्लस T/273। हियर V नोट इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री एंड Vt इज वॉल्यूम एट गिवन T टेम्परेचर। तो T टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होगा, इसमें T की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन में वो डायरेक्ट पता चला सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रेशर का लॉ रहता है, और ये चार्ल्स लॉ की जो अनदर फॉर्म है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। तो Pt इज इक्वल टू P नोट ब्रैकेट में 1 प्लस T/273, और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होता है। तो ये 2-3 लॉ आपने गैस लॉ देखें, और इस पेज नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।